तो इस कहानी की शुरुआत होती है जेनोसमा के किले से और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनोसमा पूरी यूनिवर्स के गॉड को और पूरी यूनिवर्स को संभालते संभालते काफी तंग आ चुके थे। फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से ग्रैंड पीस कहते हैं कि आपको एक सक्सेसर की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में अगर कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर कोई आ गया तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जेनोसमा कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मैं भी ये सब काम करते करते बहुत ही थक चुका हूँ, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं कि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो सक्सेसर आपका बेटा हो सकता है, क्योंकि एक तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, हर टाइम आपके साथ रहेगा और आपके साथ खेलेगा, और आपका बेटा होने के नाते वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा और मैं और सारे एंजल्स उसका हुक्म भी मानेंगे। फिर जेनोसमा कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, उस बच्चे की माँ कौन बनेगी। फिर ग्रैंड पीस कहते हैं कि ये तो आपको ही चूज करना पड़ेगा कि उस बच्चे की माँ कौन बनेगी। फिर जेनोसमा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे की माँ एक साइयन हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और उसे ही मैं अपना अगला सक्सेसर बनाऊंगा। फिर ग्रैंड पीस कहते हैं कि जेनोसमा अब वो समय आ चुका है जब आप अपने बच्चे की माँ को चुनेंगे। फिर इसके बाद जेनोसमा सारे साइंस को देखने लगते हैं कि उनके बच्चे के लिए कौन सी माँ सबसे बेहतर रहेगी। फिर जेनो की नजर अचानक से जीने पर पड़ती है। फिर वो देखते हैं कि जीने एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, तो वो उनके बच्चे के लिए एक परफेक्ट माँ है। फिर जेनोसमा कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा बाप तो नहीं बन सकता, लेकिन वो एक बहुत अच्छी माँ बन सकती है, और अगर माँ अच्छी होगी तो बेटा भी अच्छा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीनी और बारडॉग काफी दिन से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ इस कहानी में एक मोड़ आता है और फिर हम देखते हैं कि जेनोसमा जीनी को ही अपने बच्चे के लिए माँ चुन लेते हैं और जीनी के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जीनी को अचानक से पता चल जाता है कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं था, तो ये कैसे संभव हो सकता है। और ये बात सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे पेट में बच्चा आया तो आया कैसे। जैसे जैसे दिन और महीने बीत रहे थे, जीनी के पेट में पल रहा बच्चा काफी बड़ा हो रहा था। जीनी को तब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और वह इस सवाल का जवाब को ढूंढते ढूंढते थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से एक दिन ग्रैंड पीस जीने के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जेनोसमा ने तुम्हें इस बच्चे के लिए माँ के रूप में चुना है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें अपने साथ साथ इस बच्चे का भी काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा, समझी जीने। जीने ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जीने ग्रैंड पीस से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप है कौन। उसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं कि ये सब वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन जीने गुस्से से कहती है कि आखिर मैं ही क्यों, और इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया। जीने काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि एक पावर से मेरे पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, ये कैसे संभव है। उसके बाद ग्रैंड पीस कहते हैं कि मिस जीने, ये बच्चा फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया है। आप जेनोसमा के ट्रस्ट को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। जेनोसमा ने आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया है, इसीलिए बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी में से उन्होंने सिर्फ आपको चूज किया है इसके लिए। जीने काफी हैरान होती है और वो कहती है लेकिन फिर भी मैं ही क्यों। इससे पहले कि जीने ग्रैंड पीस से और कुछ पूछती, ग्रैंड पीस वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीने धीरे धीरे अब समझने लगी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है। ग्रैंड पीस जेनो से पूछते हैं, जेनोसमा जब उस बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। और जेनोसमा कहते हैं फिलहाल तो मैं उसके जन्म लेने का इंतजार करूंगा, जब उसका जन्म हो जाएगा तब उसे तुम यहाँ पर ट्रेन करोगे और उसे तुम अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सिखाओगे। तुम्हें उसे इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि जरूरत पड़ने पे वो सारे गॉड्स को भी खत्म कर सके। फिर ग्रैंड पीस कहते हैं कि जेनोसमा मैं सब समझ गया और इसमें कोई शक नहीं कि वो बच्चा एक बहुत ही महान ताकतवर गॉड बनेगा, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का भविष्य बदल कर रख देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और जीने उस बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का जन्म होने का खबर पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है, क्योंकि वो जेनोसमा का बेटा होता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर बच्चे का जन्म हुआ है इस प्लेनेट वेजिटा पर। और उस बच्चे को काफी सारे साइंस स्काउटर लेकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी का ट्रैकर अचानक से फट जाता है और सभी साइंस ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और उन सभी को ये लगने लगता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो इस पावर को हैंडल कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा भी वहीं पर मौजूद था और जैसे ही ये खबर उसके कानों तक पहुंचती है वो एकदम से चौंक जाता है
क्योंकि वो भी उसकी पावर को महसूस कर पा रहा था। और फिर फ्रीजा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने ताकत वाला सायन आज तक नहीं देखा, आखिर ये है कौन, और ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये हमारे प्लेनेट के बहुत ही ज्यादा करीब है। फ्रीजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये और कोई नहीं द लेजेंड सुपर सायन ही है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है लेकिन वो अभी एक छोटा बच्चा ही है, इससे पहले कि वो बड़ा होकर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे मुझे उसे जल्दी खत्म करना होगा। फ्रीजा वहाँ जाने से पहले ग्रैंडपीस और जेनोसमा जीने के बेटे को देखते हैं क्योंकि वो जेनोसमा के पैलेस पर आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ पर अचानक से आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आने वाला होता है उसके एक सेकंड पहले ही सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। फ्रीजा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो सब तो अभी यहीं पर थे, आखिर वो सब कहाँ चले गए हैं। और फिर फ्रीजा कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमें जेनोसमा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर जीने के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे थे और जीने उनसे पूछती है कि आखिर इसके लिए मुझे ही क्यों चुना गया। और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो कौन है जिसको इस बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। फिर जेनोसमा कहते हैं कि मैं हूँ जेनोसमा, किंग ऑफ एवरीथिंग, जिसके ऑर्डर पे सारे यूनिवर्स चलते हैं और मैं उन सभी चीजों को खत्म कर देता हूँ जो इस यूनिवर्स के लिए खतरा बनते हैं। जेनोसमा फिर जीने से कहते हैं कि खैर तुम ये सब बात छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैं इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूं, और उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है, आखिर इस बच्चे का नाम क्या होगा। जीने कहती है कि इस बच्चे का नाम होगा काकारोट, लेकिन जेनोसमा कहते हैं कि नहीं, इस बच्चे का नाम होगा गोकू। जीने को भी गोकू नाम जेनोसमा का दिया हुआ काफी पसंद आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीने अपने प्लेनेट वेजिटा पर वापस चली जाती है और कभी कभी जीने जेनोसमा के पैलेस में गोकू को देखने आती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपीस गोकू को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं और गोकू कुछ ही दिनों में काफी सारे टेक्निक को मास्टर कर लेता है। और उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और गोकू को ये सब समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स क्या है, सारे गॉड कैसे काम करते हैं, सारी यूनिवर्स कैसे चलती है। गोकू को ये सारी बातें समझ में आ चुकी थी। गोकू अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, वो छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख जाता है। और फिर हम अचानक देखते हैं कि फ्रीजा अचानक से प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर गोकू की मॉम भी थी, इसीलिए उसके साथ गोकू की मॉम भी मारी जाती है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत को रिलीज करने लगता है। गोकू की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जेनोसमा का पैलेस भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और इतनी ताकत आज तक किसी भी साइंस में नहीं देखी गई थी। गोकू अपने अंदर की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि वहाँ पर मौजूद कोई भी चीज उसकी ताकत को नहीं झेल पा रही थी और यहाँ तक कि जेनोसमा का पैलेस भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा था। गोकू को ये पता चल जाता है कि फ्रीजा ने ही उसकी मॉम को मारा है और उसने ही प्लेनेट वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय किया था। ग्रैंड प्रिंस ये देख रहे थे कि गोकू अपने पावर को रिलीज कर रहा था। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं कि गोकू रुक जाओ, अगर तुम ऐसे ही अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहे तो कुछ प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन गोकू उनकी बात नहीं सुनता। ग्रैंड प्रिंस चिल्लाकर गोकू से कहते हैं कि गोकू रुक जाओ, लेकिन गोकू किसी की बात नहीं सुन रहा था और वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो ही जा रहा था क्योंकि फ्रीजा ने उसकी मॉम को मार दिया था। गोकू ने ये पहले ही सीख लिया था कि कैसे अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गोकू का पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा था कि वहाँ पर मौजूद सारे प्लेनेट आपस में टकराने लगते हैं। ग्रैंडपीस और जेनोसमा चुपचाप देख रहे थे और वो गोकू से कहते हैं कि गोकू प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे इस ताकत को बढ़ाने से बहुत सारे प्लेनेट और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर तुम ऐसे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहोगे तो क्या तुम्हारी मॉम वापस आएगी? अगर तुम्हारी मॉम की डेथ अभी इसी भाग्य में लिखी थी तो इसमें हम और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते, तो तुम्हें ये सब अभी के अभी रोकना होगा। इसके बाद गोकू कहता है फ्रीजा ने मेरी मॉम को और प्लेनेट वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मैं कैसे रुक जाऊं? मैं ये कभी नहीं भूल सकता और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और अब जेनोसमा और ग्रैंडपीस चाहकर भी गोकू को रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि गोकू ने पहले ही अपनी पावर को रिलीज कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपीस कहते हैं मैंने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी, गोकू ने इतनी छोटी सी उम्र में इसे कैसे हासिल कर लिया। और इसी कारण से ग्रैंडपीस गोकू को अपने पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं सिखाया था और मैं उसे एक डायमेंशन में लॉक भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब तक वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर लेता। और उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गोकू अब बहुत शांत हो चुका था और अब उसने अपनी पावर को इंक्रीज करना बंद कर दिया था
इसके बाद ग्रैंडपीस गोकू से कहते हैं कि गोकू तुम फ्रीजा को अभी नहीं मार सकते, क्योंकि फ्रीजा का जिंदा रहना भी काफी जरूरी है, नहीं तो डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें अब फ्रीजा को नहीं मारना चाहिए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ये काम करेगा, लेकिन वो अभी सो रहा है, तो हम उसका इंतजार करते हैं कि वो कब जागेगा और फ्रीजा को उसके किए की सजा देगा, क्योंकि फ्रीजा ने इस यूनिवर्स के रूल को तोड़ा है। इसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन उसने मेरे मॉम को मारा है, मैं उसे जिंदा अपने आंखों के सामने नहीं देख सकता। जब कभी भी मैं उसे अपने सामने देखूंगा तब मैं फ्रीजा को खत्म कर दूंगा। फिर जेनोसमा गोकू से गुस्से से कहते हैं मैंने कहा ना कि तुम अभी उसे नहीं मार सकते। और उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने गुस्से और इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया था। साथ ही साथ ग्रैंडपीस उसे अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है ये सब सिखा देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब कभी भी गुस्सा नहीं करता और वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। और सारी यूनिवर्स को पता था कि गोकू जेनोसमा का बेटा है। यूनिवर्स के सभी मॉडल्स गोकू को काफी रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि गोकू के पिता जेनोसमा काफी ताकतवर थे। वो जब कभी भी चाहे किसी भी प्लेनेट या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो गोकू बीते समय के साथ साथ जेनोसमा के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। एक दिन गोकू और जेनोसमा साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो गोकू अपने फादर जेनोसमा से पूछता है कि मेरी शक्तियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम सरप्राइज भी किया है। फिर जेनोसमा कहते हैं कि नॉट बैड माई सन, एक दिन तुम्हें मेरी जगह भी लेनी होगी और तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग भी बनना होगा। सब मुझसे काफी डरते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ग्रैंडपीस ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे एक बेटे की सख्त जरूरत थी, जो कि अब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गोकू जेनोसमा से कहता है कि डैड, लॉर्ड बीरस सब जग चुका है, तो फ्रीजा को खत्म करने का यही सही मौका है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ। फ्रीजा ने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, मैं बहुत दिन से इसी पल का इंतजार कर रहा था। फिर जेनोसमा गोकू से कहते हैं कि गोकू तुम क्या चाहते हो, ये सोच समझ कर ये डिसीजन लेना, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि वो डिसीजन बिल्कुल सही होगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू फ्रीजा के सामने चला जाता है, जिसने कई प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था। सभी को ये पता चल जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन फ्रीजा के प्लेनेट पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से फ्रीजा के सामने खड़ा हो जाता है और फ्रीजा से ये कहता है तो तुम ही हो वो जिसने मेरी मॉम को और प्लेनेट वेजिटा को खत्म किया है, तो अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रीजा गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब भी कोई सैयन बचा हुआ है, और वो गोकू को देखकर हंसने लगता है कि तुम्हारे जैसा सैयन मुझे मारेगा। ये बात कहकर फ्रीजा हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने सोल्जर को भेजता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन गोकू बिना छुए उन सभी सोल्जर को खत्म कर देता है। फ्रीजा ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने आंखों के पलकों को 2 बार चमकाता है और फ्रीजा के गाल पर एक गहरा घाव बन जाता है। फ्रीजा ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसने बिना छुए मुझे चोट कैसे पहुंचाई। यहाँ तक कि फ्रीजा उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहा था। फ्रीजा ये देखकर कहता है कि लगता है अब मुझे सीरियस होना होगा। फिर फ्रीजा गोकू से कहता है कि तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा। इसके बाद फ्रीजा गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन ये एकदम बेकार सा हमला था और फ्रीजा कुछ ही सेकंड में मारा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि फ्रीजा वापस आ सके। गोकू फ्रीजा को एक स्पेशल टेक्निक से खत्म कर देता है, जो कि बिल्कुल हकाई जैसा होता है। गोकू फ्रीजा के पिता के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसा उसने फ्रीजा के साथ किया था, और वो साथ ही साथ फ्रीजा के आसपास के जो भी चीज होती है उन सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू खुश हो जाता है कि फाइनली उसने अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया। और उसके बाद गोकू मन ही मन कहता है कि मॉम, आखिरकार मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया जिसकी वजह से आपकी मौत हुई थी। गोकू अब अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है, लेकिन गोकू ने ये सीख लिया था कि अपने इमोशन को कैसे काबू करना है। फिर गोकू सोचता है कि उसे डिस्ट्रॉयर बीरस के पास जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर जाकर वो उसे कंप्लेन कर सके कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू कुछ ही मिल सेकंड में बीरस के पास पहुंच जाता है। बीरस गोकू को नहीं जानता था और वो अभी अभी नींद से उठा था, और बीरस ये भी नहीं जानता था कि गोकू जेनोसमा का बेटा है। फिर बीरस गुस्से में गोकू से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे प्लेनेट पर क्या कर रहे हो। और फिर बीरस गोकू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब करने की सजा जरूर मिलेगी। फिर गोकू बहुत ही आराम से बीरस से कहता है, हे बीरस, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। आपने रूल को तोड़ा है
और आप 25 साल से भी ज्यादा समय के लिए सो गए थे और इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत कुछ हो चुका है। फिर बीरस बहुत ही गुस्से से गोकू से कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो मुझसे ये सब कह रहे हो, और तुमने मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे की? आखिर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इसके बाद बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गोकू उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन बीरस इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बीरस अपने फुल पावर को रिलीज करने लगता है और इसके बाद गोकू पे अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर विश आकर उसे बीच में रोक लेता है और इसके बाद फिर बीरस जमीन पर गिर जाता है और बीरस विश से कहता है कि विश तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ? फिर विश बीरस से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस, लेकिन आपको पता नहीं कि आप क्या करने जा रहे थे। आप जिस पर हमला करने जा रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि जेनोसमा का अपना बेटा है। बीरस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि वाकई में ये जेनोसमा का बेटा है। इसके बाद बीरस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गोकू से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पर हमला करने जा रहा था। लेकिन इसके बाद गोकू बीरस से कहता है कि अच्छा हुआ विश ने तुम्हें सही समय पर रोक लिया, नहीं तो तुम्हें आज मेरे हाथों ही मरना होता। लेकिन खैर ये सब बात छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि अब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, क्योंकि तुम 25 साल से भी ज्यादा समय के लिए सो गए थे, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अब तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बीरस की जाने के बाद विश का क्या होगा ये बात जानकर विश सोच में पड़ जाता है। फिर गोकू विश से कहता है कि तुम्हें अपने लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि गोकू सारे यूनिवर्स में किसी को ढूंढने लगता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, और दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जेनोसमा का खोया हुआ बेटा होता है, जो कि अपने फादर जेनोसमा से बदला लेना चाहता था कि उसने आखिर कैसे छोड़ दिया, और वो ये कहता है कि उन्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गोकू लॉर्ड बीरस को उनके पोजीशन से हटा देता है और अब इसको एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहिए उसके यूनिवर्स के लिए। और फिर उसके बाद गोकू एक अजीब से प्लेनेट पे जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी, और गोकू को ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस प्लेनेट पर जाकर उसे ढूंढने लगता है, जो कि उस प्लेनेट पर अकेला होता है, लेकिन उस प्लेनेट का हालत बिल्कुल भी सही नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और उसके फादर अचानक से सामने आ जाते हैं। ब्रोली के पिता जैसे ही गोकू को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं कि जाओ और उसे जाकर खत्म कर दो। और इसके बाद ब्रोली बिना कुछ सोचे समझे गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू एक बहुत ही सिंपल टेक्निक की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। अब ब्रोली हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर ब्रोली के पिता भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो भी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, और वो ज्यादा कुछ नहीं बस एक सिंपल सा ब्लास्ट कर पाते हैं, लेकिन गोकू बिना किसी दिक्कत के उस ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ब्रोली के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गोकू इन सब से बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है कि शायद आप लोग को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैं हूँ गोकू, जेनोसमा का बेटा, जो कि द किंग ऑफ एवरीथिंग है, जिसके इशारे पे पूरी यूनिवर्स चलता है। तभी ब्रोली कहता है मैं किसी जेनोसमा और उसके बेटे को नहीं जानता और ना ही कभी मैंने इसके बारे में सुना है, और तुम कहते हो कि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है और मैं इस बात को नहीं मानता। फिर गोकू ब्रोली से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मेरे पिता ने ही इन सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और उनके जैसा पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उनसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि यूनिवर्स 7 में लॉर्ड बीरस की कोई जगह ले सके, क्योंकि मैंने लॉर्ड बीरस को उसकी पोजीशन से हटा दिया है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ा था। फिर ब्रोली कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने लॉर्ड बीरस को उनके पोजीशन से हटा दिया है और वो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है? इसके बाद गोकू ब्रोली के पिता से कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सके। मैंने देखा है उसमें बहुत ही ज्यादा लाजवाब ताकत है, तो मैं उसे अपने साथ अपने प्लेनेट पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर ग्रैंडफिश उसे ट्रेन करेंगे, और उसके बाद मैं उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोजीशन दे दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू की ऑफर को मान लेता है और गोकू के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन ब्रोली के पिता को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो ब्रोली को जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन
इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ब्रोली से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन ब्रोली कहता है कि पिताजी मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, मैं खुद बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और मैंने आपके साथ कई साल बिताए, लेकिन अब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है, मैं गोकू के साथ जा रहा हूँ। लेकिन ये बात सुनकर गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्रोली के फादर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्रोली उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली की बात को मान लेता है और फिर दोनों उसी दिन जेनोसमा के पैलेस पर जाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों मौजूद थे। और फिर गोकू जेनोसमा से कहता है मैं आपके सामने यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि उसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, वो किसी आम इंसान में बिल्कुल नहीं होता। ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को ट्रेन करेंगे ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पोजीशन को संभाल सके। तो मुझे जैसा लगता है एक सैयन होने के नाते कि उससे बेहतर हमें कोई नहीं मिल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसमा गोकू की बात को मान लेते हैं